हेलो स्टूडेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं आपको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताऊंगी। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की बड़ी अहम एवं मूलभूत भूमिका है। पुरातात्विक का पुरातत्व उसका अर्थ है भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन। ये भौतिक अवशेष हमें अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, उपकरण, मृदभांड, आभूषण अन्य रूपों में प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोतों से अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं क्योंकि उनमें कवि की परिकल्पना अथवा लेखक की कल्पना शक्ति के लिए स्थान का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर साहित्यिक स्रोत मौन है वहाँ पुरातत्व स्रोत ही वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक अवशेष काल विशेष के समसामयिक एवं प्रमाणिक दस्तावेज होते हैं। रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली, स्तरीकरण एवं अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से पुरावशेषों के तिथि क्रम का काफ़ी सही अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी ओर अधिकांश साहित्यिक ग्रंथों का रचना काल हमें विदित नहीं है, अतः उनसे मिलने वाली जो जानकारी होती है उसे किस काल विशेष से संबद्ध किया जाए यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरा, क्यों अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं साहित्यिक स्रोतों से? उसका कारण यह है कि साहित्यिक ग्रंथों में इतिहास के साथ साथ कथा, अनुश्रुतियाँ तथा लेख की कल्पना, अतिरंजना, पूर्वाग्रह का इस तरह से मिश्रण रहता है कि उनमें से ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है या दुष्कर कार्य होता है। दूसरी ओर पुरातात्विक अवशेष किसी भी काल के पारदर्शी एवं दोष रहित दस्तावेज होते हैं। वे उस काल का आंशिक लेकिन शुद्ध भौतिक साक्षात्कार उपलब्ध कराते हैं। तो जब किसी प्राचीन स्थल का उत्खनन किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किसी किताब के पन्ने पृष्ठ दर खुल रहे हैं। इस कारण पुरातात्विक स्रोतों को अधिक महत्वपूर्ण और प्रमाणिक माना जाता है। अब आता है कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनको हम कुछ प्रमुख भागों में बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से, जैसा अभिलेख, स्मारक और भग्नावशेष, मुद्राएं, कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन। तो सबसे पहला आता है अभिलेख। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण और प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं क्योंकि अब अभिलेख समकालीन होते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख पर लिखा होता है, अभिलेख की रचना भी उसी राजा के शासन काल में की गई होती है, अतः उस तथ्य के सत्य की संभावना अधिक होती है। अभिलेखों से हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अभिलेख राज्य की सीमाओं और राजा के व्यक्तित्व के विषय में भी सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेखों के महत्व के संदर्भ में डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है, अभिलेख समसामयिक होने के कारण विश्वसनीय प्रमाण है और उनसे हमें सबसे अधिक सहायता मिलती है। अभिलेख भी हमें बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं, विभिन्न रूपों में प्राप्त हुए हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख और मूर्तिलेख। शिलालेख। भारत के प्राचीनतम अभिलेख अशोक के शिलालेख हैं। तो जो क्या कहते हैं शिलाओं पर लिखे जाते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। स्तंभ पर लिखे गए अभिलेख स्तंभलेख, ताम्रपत्र पर लिखे गए अभिलेखों को ताम्रपत्र लेख और मूर्ति पर लिखे गए अभिलेखों को मूर्तिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले जो अभिलेख हैं अधिकांशतः पाली, प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी लिखे गए हैं। अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है ब्राह्मी है, कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक के हैं।
अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स पेंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों से तत्कालीन धर्म और राजत्व समाज के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के समय ही सबसे पहले अभिलेखों की लिखने की परंपरा मुख्य रूप से शुरू की गई थी। स्तंभलेखों में अशोक के स्तंभलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इन अभिलेखों से हमें मुख्य रूप से शासकों के नाम, उनकी वंशावली, तिथि क्रम, उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं आदि का पर्याप्त ज्ञान होता है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कलिंग राजा का खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी वलसरी का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश मिहिरभोज का ग्वालियर प्रशस्ति लेख और बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख महत्वपूर्ण है। उसके अलावा गुहा लेखों के अंतर्गत जो साधु संतों और भिक्षुओं को आवास के लिए गुफाएं दी जाती थी, उन गुफाओं में प्रयुक्त जो उत्कीर्ण किए जाते थे लेख उत्कीर्ण किए जाते थे वो गुहा लेख होते थे। गुहा लेखों में अशोक के बारावर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक नानाघाट आदि स्थानों के गुहा लेख महत्वपूर्ण हैं। ताम्रपत्र लेख में प्राचीन काल में जब राजा किसी व्यक्ति को भूमिदान या पारितोषिक देते थे तो उन्हें ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करा करके देते थे। तो इन ताम्रपत्रों में दान देने वाले राजा का नाम, वंश और उपलब्धियों का वर्णन है। ताम्रपत्र लेख में मुख्य रूप से गुप्त काल के ताम्रपत्र लेख गुप्त काल के इतिहास निर्माण में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा जो पूर्व मध्यकालीन भारत में हमें भूमिदान पत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले थे, उससे माना जाता है कि इस समय शायद सामंत्य व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। तो इन सब अभिलेखों से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मूर्ति लेख में मूर्तियों के शीर्ष भाग या अधो भाग पर या नीचे के भाग पर कुछ लेख मिल जाते हैं। इनमें तिथियां अंकित होती हैं जिससे मालूम पड़ता है कि मूर्ति की कब स्थापना हुई थी, और उसके अलावा हमें उस समय के शासक के बारे में भी जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। जैसे रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता है उसका जो साक्ष्य है वो हमें जैन मूर्ति लेखों से ही प्राप्त हुआ है, जिसमें उसको महाराजा अधिराज बताया गया है। तो इस प्रकार ये जो अभिलेख हैं उनके द्वारा हमें तत्कालीन राजाओं के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है स्मारक और भग्नावशेष। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में प्राचीन भवनों और भग्नावशेषों का भी विशेष महत्व है। प्राचीन काल के स्मारकों और भग्नावशेषों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके हम तत्कालीन इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि स्मारक और भग्नावशेष से हमें राजनीतिक स्थिति का तो विशेष रूप से ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनसे हम सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक काल के स्मारक और भग्नावशेष उस काल की कला, शैली तथा धर्म के प्रतीक होते हैं। प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की प्राचीनता का अध्ययन करके हम कालक्रम का भी निर्धारण कर सकते हैं, और उस समय के महलों और मंदिरों से हम शैली से मंदिरों की क्या शैली थी उसके वास्तुकला पर भी पर्याप्त विकास बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर भारत के मंदिरों की अपनी कुछ विशेषता हैं। इस कारण से उनकी जो कला की शैली है उसको नागर शैली कहा जाता है, या वो नागर शैली कहलाती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। और जो दक्षिण से और दूर है प्रायद्वीप दक्षिण वाला, उसमें बेसर शैली कहलाती है, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का ही मेल होता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन से
प्राप्त भग्नावशेषों से हम संभवतः विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी हमें लिखित या साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं है। केवल भग्नावशेष और स्मारकों के आधार पर ही हम संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से प्राप्त प्रचुर सामग्री के अध्ययन से ही हम तत्कालीन मानव जीवन की हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार तक्षशिला में हुए उत्खननों से प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि यह नगरी कम से कम 3 बार बनी और नष्ट हुई। पाटलिपुत्र में उत्खनन से हमें मौर्यों के विषय में अनेक जानकारी प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन मंदिरों उदाहरणतः कानपुर के पास स्थित भीतरगाम का मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर से हमें गुप्तकालीन संस्कृति का व्यापक प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार सांची, बरहुत, खजुराहो, महाबलीपुरम, अजंता, एलोरा, नासिक आदि स्थानों से प्राप्त प्राचीन स्मारकों और भग्नावशेषों से प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा इनसे हमें इन स्मारकों से हमें जो अगर स्मारकों पर विदेशी प्रभाव के आधार पर भी हम विदेशों के साथ साथ भारत के संबंधों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों से प्राप्त स्मारकों से भी हमें इतिहास निर्माण में जानकारी मिलती है। जैसे विदेशों में अनेक स्मारक मिले हैं जो भारत के उन देशों के साथ संबंध पर प्रकाश डालते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय आस्थाओं पर आधारित अनेक स्मारक हैं। जावा में दीके शिव मंदिर, मध्य जावा के बोरोबुदुर और प्रमनम के विशाल मंदिरों की मूर्तियाँ, कंबोज का अंगोर वाट, अंकोरथम के भग्नावशेष से यह सिद्ध होता है कि भारतीयों ने वहाँ अपने उपनिवेशों की स्थापना की, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इन देशों के साथ भारत का संबंध था। इसके अतिरिक्त मलाया, लंका, बाली आदि द्वीपों में भी अनेक मंदिर और स्मारक हैं जो इन देशों से भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। तो स्मारक और भग्नावशेष भी इतिहास के निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है मुद्राएं। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में मुद्राओं अथवा सिक्के से भी बड़ी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। बहुत बड़ी इनका विशिष्ट स्थान है पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का। जो सबसे भारत के प्राचीनतम जो सब सिक्के हैं वो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। किसी प्रकार का इन पर लेख नहीं है। इन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक अर्थ अभी ज्ञात नहीं है। हालांकि इनसे इतिहासकारों को विशेष सहायता नहीं मिलती, लेकिन इनमें बाद में जब लेखयुक्त मुद्राओं का प्रचलन हो गया था, जिन पर शासकों की आकृति दी जाती थी, तो उन सिक्कों से जो बाद के और सिक्के हैं जो और भी विकसित अवस्था में हैं, उनसे अनेक प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलने लगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता होती है। मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आर्थिक स्थिति और कला पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। विद्वान लेखक वीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्राचीन सिक्के या मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना प्राय असंभव है। प्राचीन जो भारतीय मुद्राएं हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो पहला है कि मुद्राओं पर अंकित तिथि से मुद्राओं को जारी करने वाले शासक की तिथि के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा, मुद्राओं के प्राप्ति स्थलों के आधार पर
शासकों के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में सहायता मिलती है। यदि किसी एक शासक की एक ही स्थान पर बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह स्थान उस शासक के साम्राज्य का अंग रहा होगा, और जिस स्थान पर कम मुद्राएं मिलती हैं तो यह माना जाता है कि वह स्थान उस शासक के साम्राज्य का प्रत्यक्ष अंग नहीं रहा होगा, बल्कि उस स्थान से उस शासक के राज्य के व्यापारिक संबंध रहे होंगे। तीसरा, मुद्राओं से तत्कालीन राज्यों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। स्वर्ण, रजत अथवा तांबे की मुद्राएं आर्थिक स्थिति की स्वयं ही मापदंड बन जाती हैं। जो राज्य वैभवशाली होते हैं यानी कि समृद्ध होते हैं, उनके द्वारा स्वर्ण धातु की मुद्रा सिक्के डलवाए जाते हैं, और जिन राज्यों की स्थिति कमजोर होती है उनके द्वारा रजत, तांबे या मिश्रित धातु के सिक्के ढलवाए जाते हैं। उसके अलावा मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरणतः कोई राजा अगर वैष्णव धर्म को मानने वाला है तो विष्णु के अवतारों से संबंधित किसी भी चित्र का अंकन कराएगा। अगर मान लो बौद्ध धर्म का संरक्षक है तो महात्मा बुद्ध के से संबंधित किसी भी चिन्ह का अंकन कराएगा, तो उससे हमें उस समय तत्कालीन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है कि राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा किस धर्म को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है और राजा स्वयं किस धर्म का मतावलंबी है। उसके अतिरिक्त विदेशों में भारतीय मुद्राओं के प्राप्त होने से प्राचीन शासकों के अन्य देशों के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके अतिरिक्त मुद्राओं पर अंकित विभिन्न चित्रों व संगीत वाद्यों से तत्कालीन कला एवं संगीत के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार जो सिक्कों पर मिलने वाले राजा के नाम, विरुद्ध, तिथि, राजचिन्ह या धर्म चिन्ह आदि से इतिहास में राजाओं के वंश वृक्ष, उनकी उपलब्धियां, उनके शासनकाल तथा उनके राजनीतिक एवं धार्मिक विचार निश्चित करने में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार मुद्राएं इतिहास के निर्धारण में या इतिहास की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला है कलाकृतियाँ। भारत में विभिन्न स्थानों पर किए गए खननों से अनेक कलाकृतियाँ जैसे भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण, मुहर आदि विभिन्न स्थानों से प्राप्त की गई। इनसे हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इन भारतीय की जो कलाकृतियाँ हैं वो अनेक खंडित भी हैं, परंतु फिर भी ये कलाकृतियाँ प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उपयोगी होती हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त खिलौने, मूर्तियाँ, आभूषण, अशोक के स्तंभ, विभिन्न बौद्ध प्रतिमाएं, मंदिरों के भग्नावशेष, मूर्तियाँ, तांबे और कांसे की मूर्तियाँ, अजंता और वाघ गुफाओं के भित्ति चित्र आदि सभी कलाकृतियाँ हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला है मिट्टी के बर्तन। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मुद्राएं ये भी इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये बर्तन न केवल कला की दृष्टि से उपयोगी हैं, बल्कि इनकी मिट्टी की जांच करके इनकी आयु का भी पता लगाकर इतिहास के कालक्रम को जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इन पर जो लेख खुदे होते हैं वो अभी तक जैसे वहाँ से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त हुए हैं उन पर जो लेख हैं वो आखिर पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन इनके अध्ययन से हमें सैंधव सभ्यता के विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। तो इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनका अभाव नहीं है, बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और ये हमें भारतीय इतिहास को जानने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अगला जो आपका तीसरा है
वो जो मुख्य तीसरा स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।